हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको ज्ञान। फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल इस मोटिव से स्टार्ट किया था कि जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े थे जब मैं इग्नू से बीए पीसीएच कर रही थी, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को ना फेस करना पड़े। एक ही जगह पे आपको रिलायबल कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट मिल सके और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो सकें। That's why I'm trying to make videos on each core subjects in detailed manner ताकि आपको हर सब्जेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब जब हम इग्नू के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो तो पढ़ना इम्पोर्टेंट है ही है, उसको तो आपको करना ही है। बट उसके अलावा अगर आप और बुक्स से भी पढ़ रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, आप और भी बेटर आंसर लिख पाओगे। ऑल्सो आफ्टर बीए अगर आप प्लान कर रहे हैं बाद में एमए करने का, तो आपको सीयूईटी का या इसी तरह के और भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे और उस वक्त आपको दूसरे बुक्स से भी पढ़ना पड़ेगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप अभी से ही उस चीज को स्टार्ट कर दोगे तो ना सिर्फ आपको इग्नू के एग्जाम्स में हेल्प होगी बल्कि आगे भी हेल्प मिलेगी और जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आपकी बहुत पक्की हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग अनदर प्लेलिस्ट जिसमें मैं बैरन की बुक से आपको सारे चैप्टर्स करवाऊंगी। अब इस बुक में चैप्टर्स काफी बड़े बड़े हैं, सो एक वीडियो में वो कवर हो पाना बहुत मुश्किल है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं 2 पार्ट या 3 पार्ट की वीडियो करके एक चैप्टर को फिनिश कर दूंगी। ये हम बीपीसीसी कोर सब्जेक्ट्स जो हैं साइकोलॉजी के उसके साथ साथ करेंगे। मैं उस प्लेलिस्ट में भी वीडियोस डालती जाऊंगी एंड साइड बाय साइड बैरन की प्लेलिस्ट में भी डालती जाऊंगी। और अगर आप दोनों प्लेलिस्ट की वीडियो फॉलो करेंगे, बिलीव मी, आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी अ लॉट क्लियर एंड बेटर। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। Before starting the first chapter, let's see contents of this book. इसमें फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी, अ साइंस एंड अ पर्सपेक्टिव। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है जब जब हमने बीपीसीसी 101 का चैप्टर 1 किया था तो उसमें काफी कुछ कवर हुआ था। उसके बाद बायोलॉजी, कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर, ये भी हमारे सब्जेक्ट का पार्ट है। देन सेंसेशन, परसेप्शन, देन लर्निंग, कॉग्निशन, मोटिवेशन, ये सारी जो चीजें हैं ये सब आपको आगे पढ़नी है। मेंटल डिसऑर्डर्स, ये थेरेपीज हैं, सोशल थॉट, सोशल बिहेवियर, ये सब आपको आपके कोर्स का पार्ट है, आपको करना ही है। फर्स्ट चैप्टर के पहले इन्होंने एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी दिया है, जिसमें इन्होंने अलग अलग ईयर्स में कैसे साइकोलॉजी डेवलप हुआ, इनिशियल स्टेजेस से आज अपने फाइनल स्टेजेस तक कैसे पहुंचा है, वो सब चीजें दी हैं। मैं ट्राई करूंगी कि इसका एक पीडीएफ बना के आपके साथ लिंक शेयर कर दूं सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। और यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, विच इज साइकोलॉजी, अ साइंस एंड अ पर्सपेक्टिव। इसमें फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ है नहीं, आप एक बार पढ़ सकते हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पैरा है, इसमें एज सच कुछ कंटेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पास्ट पैरा। इसमें भी यही बताया है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मॉडर्न साइकोलॉजी। यहाँ पे साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी गई है। साइकोलॉजी इज बेस्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब इसमें 2 चीजें डिस्कस की गई हैं, 2 पार्ट्स इस डेफिनेशन के हैं। फर्स्ट, psychologists view their field as basically scientific in nature. Second, this definition suggests that psychologists view their field as being very broad in scope.
ऑब्वियसली बिकॉज हम क्या फील कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सब चीजें साइकोलॉजी का पार्ट है, सो इट इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर सिर्फ ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक तो ये है कि ये ओवर्ट एक्शंस है जो हमें बाहर से ही दिख जाते हैं, और दूसरा ये किस वजह से हो रहे हैं, सटल चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन। तो एक तो बिहेवियर जो हमारा है वो ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं हमारे, और दूसरा ये जो एक्शंस हैं ये हमारे ब्रेन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से या और किसी भी न्यूरल एक्टिविटी की वजह से, उस वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम बिहेवियर कहते हैं। एक पॉइंट और आता है इसमें कि इफ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड देन इट फिट्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ साइकोलॉजी। सो अगर हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये नहीं कि हमने सोचा कि उसे गुस्सा आया, नहीं, सामने वाले को गुस्सा करके दिखाना पड़ेगा तभी हम मानेंगे कि हाँ उससे गुस्सा आया है। मतलब हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो गुस्सा है वो विद इन लिमिट्स है या नहीं, या बिल्कुल अबनॉर्मली हाई है, तो हम उसको किसी सेंस में मेजर भी कर सकते हैं। और डेफिनेशन का दूसरा पार्ट है कॉग्निटिव प्रोसेस। साइंस ऑफ बिहेवियर तो हमने अभी समझा, अब कॉग्निटिव प्रोसेस समझते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, जैसे हमारे थॉट्स, मेमोरीज, मेंटल इमेजेस, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं, इनको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन साइकोलॉजी, बिहेवियर, कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब आज हम जैसे साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं वैसे शुरू से नहीं था, इनिशियली साइकोलॉजी बल्कि थी भी नहीं। तो वो क्या उसकी जर्नी रही है, कैसे ये साइंस डेवलप हुआ है, वो अब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही एक एप्ट हेडिंग दी हुई है इस टॉपिक की, साइकोलॉजीज पेरेंट्स, फिलोसफी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो फिलोसफी और फिजियोलॉजी से ही निकल कर आया है। तो पहले जो फिलोसोफर्स थे जैसे प्लूटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, फिर हिपोक्रेट हो गए, इन लोगों के अपने अपने फिलोसफिकल व्यूज थे, और उन्हीं व्यूज में ये डिस्कस करते थे कि लोगों की थिंकिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उनका माइंड कैसे वर्क करता है एंड ऑल दोज थिंग्स। और वही चीजें आगे जाकर डेवलप होकर साइकोलॉजी की काफी सारी थ्योरीज में चेंज हुई। फिजियोलॉजी में भी विलियम वुंड जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं, ही वाज बेसिकली अ डॉक्टर, अ फिजिशियन। सो जब उन्होंने साइकोलॉजी परस्यू किया, उन्होंने उसको एक फिजियोलॉजिकल सेंस में ही परस्यू किया। उन्होंने माइंड को माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश की। माइंड को उन्होंने कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं मानी, उन्होंने बोला कि इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम फिर आगे ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और उसके सिंपलेस्ट पार्ट को समझ सकते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि विलियम वुंड का क्या कंट्रीब्यूशन था और कैसे कैसे उन्होंने किया, बट बेसिकली उन्होंने इसको बिल्कुल प्योर साइंस की तरह देखने की कोशिश की, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे ही उन्होंने साइकोलॉजी को भी अप्रोच किया। सो इनिशियली जब साइकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट था ही नहीं, तब फिलोसफी था जो एब्स्ट्रैक्ट चीजों से डील कर रहा था, और फिजियोलॉजी था जो कि बॉडी या ब्रेन इन सब चीजों से मिलाकर अपनी थ्योरी बिल्ड कर रहा था। इवन जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें थी जैसे माइंड, उसको भी कहीं ना कहीं इन फिजिकल सेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। साइकोलॉजी ग्रेजुअली इमर्ज्ड ओवर द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। 1879 में विलियम वुंड ने अपनी पहली लेबोरेटरी ओपन की थी जर्मनी में। उसी समय को साइकोलॉजी के शुरुआत का समय माना जाता है। It may be recalled that modern Western science is often thought to have its origin in the 16th century Renaissance। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ रेनेसां क्या था। ये एक टाइम पीरियड था 14th to 17th सेंचुरी के बीच में यूरोप में, जब लोगों का माइंड शिफ्ट हुआ फ्रॉम रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस टू मोर साइंटिफिक अप्रोच। बट जो साइंटिफिक थॉट्स हैं वो काफी पहले स्टार्ट हो चुके थे
इन हेलेनिक, चाइनीज, इंडियन एंड अरेबिक सिविलाइजेशंस। हमारे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में या अरब कंट्रीज में एक जो साइंटिफिक थॉट प्रोसेस था वो काफी टाइम से ऑलरेडी चला आ रहा था। जैसे हम आगे अपना डिस्कस करेंगे इंडियन साइकोलॉजी में कि जो हमारे वेद थे, ग्रंथ थे, वो भी ऑलरेडी इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे थे। बट लेट 19th सेंचुरी में जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट किया ह्यूमन माइंड से रिलेटेड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द लिंक बिटवीन माइंड एंड बॉडी? आर दे सेपरेट और आर दे पार्ट ऑफ अ सिंगुलर एंटिटी? या माइंड में जो प्रोसेसेस चलते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? And they tried to answer these questions through rationalism or reasoning. For example, French philosopher René Descartes ने theory of dualism दी थी, according to which mind and body are distinct entities. However, philosophers का एक दूसरा ग्रुप भी था जिनका इंटरैक्शनिज्म का व्यू था और उनका ये कहना था कि माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ज्यादा फोकस ऑब्जर्वेशन पे, एम्पेरिकल अप्रोच पे आ चुका था। द मेन फोकस वाज कि कैसे हमें ऑब्जर्व करना है, कैसे चीजों को मेजर करना है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, which basically forms the foundation for scientific study. And this is where physiology entered the picture. फिजियोलॉजिस्ट ऑलरेडी काफी टाइम से सेंस ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम वगैरह पे काम कर रहे थे। उनके पास एक साइंटिफिक बैकग्राउंड था। दे अंडरस्टूड कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम बाहर के किसी भी स्टिमुलाई को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रॉम पीरियड 1860 to 1880 Johannes Muller. He described how electrical signals were conducted by nerves within the body. Hermann Waldhans, ये हम इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे. He described how receptors in the eye and ears receive and interpret sensation from the outside world. And Gustav Fechner, he demonstrated how perceptions of physical stimuli, for example, loudness of the sound or brightness of a light, are related to lawful predictable ways to the physical energies of these stimuli. अब जब इन फाइंडिंग्स को फिलोसोफर्स के अप्रोच के साथ कंबाइन किया गया, विच वाज अबाउट हाउ टू गेट एम्पेरिकल एंगल इन दिस फील्ड ऑफ स्टडी, तब एक नई फील्ड इमर्ज होकर आई विच वाज द साइंटिफिक फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. And soon psychology started developing as a scientific stream. By 1879, William Wundt, he established first formal laboratory for research in psychology at University of Leipzig, which is in Germany. He is called as founder of experimental psychology. This is very important. ये आपको आगे CUET वगैरह में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तब भी काम आएगा. Now, one of his students, G. Stanley Hall, he brought psychology to the United States, and the first laboratory of psychology, which was at Johns Hopkins, he established it in 1883, and also started American Psychological Association in 1892 and became its first president. अब जो अमेरिकन कल्चर था वो नई चीजों को लेके काफी ज्यादा वेलकमिंग था. जो बाकी कंट्रीज थी वहां पे अभी भी जो उनके ओल्ड व्यूज थे उन्हीं को ही वहां के लोग ज्यादा मानते थे. बट जो अमेरिकन पॉपुलेशन थी दैट वाज ओपन टू न्यू व्यूज एंड दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि और क्या हमें नया पता चल सकता है. सो साइकोलॉजी को वहां पे काफी बड़ा बूस्ट मिला एंड पीपल एक्सप्लोर्ड दिस फील्ड मोर एंड मोर. अब जब भी कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो उसमें टीचिंग ट्रबल्स आते ही हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है. सो इनिशियली व्हेन साइकोलॉजी वाज डेवलपिंग एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस, उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि साइकोलॉजी को क्या स्टडी करना चाहिए, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म या बिहेवियरिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म हुआ कि जो माइंड है उसको एक फिजिकल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाए और उसके स्ट्रक्चर को समझा जाए. फंक्शनलिज्म हुआ कि माइंड को किसी
बॉडी ऑर्गन की तरह ना देखें, बल्कि ये देखें कि उसका बेसिक फंक्शन क्या है। और फिर बिहेवियरिज्म था जो इन सब के बाद आया, विच सेड कि साइकोलॉजी इज नथिंग बट हाउ वी बिहेव, व्हाट मेक्स अस बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। दैट वाज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। सो सबसे पहले विलियम वुंड ने प्रपोज किया दैट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन एनालाइजिंग द contents of consciousness in order to determine its basic elements and relationship between them. This view was known as structuralism, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे. He argued that this can be carried out by introspection, a method in which trained individuals report in detail on their conscious experience in response to specific stimuli like sound, optical illusion, other visual stimuli that are presented to them under carefully controlled conditions. What is introspection? This was a method where बहुत ही trained professionals होते थे, काफी hours की rigorous training के बाद उनको introspection के लिए fit माना जाता था. Introspection में वो करते क्या थे, जो भी चीज वो देख रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्टली उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो उसको उनके स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन करते थे. जैसे एक एप्पल देखा तो उसको वो ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि इट इज अ रेड कलर्ड थिंग, इट इज राउंड इन शेप, इट्स अ फ्रूट एंड इट इज ईटन, और एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट एज एन एप्पल. तो वो एप्पल तक पहुंचने का जो भी हमारा थॉट प्रोसेस रहा है, उसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या था, वो वहां तक जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें उस थॉट प्रोसेस का पूरा स्ट्रक्चर पता चल सके. हाउएवर इस व्यू को काफी क्रिटिसिज्म मिला और बहुत लोगों ने बोला कि दिस इज नो वे टू स्टडी साइकोलॉजी, एंड स्लोली ये फेड आउट हो गया. बट हुआ क्या कि बहुत से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जर्मनी गए, उन्होंने वहां पे पढ़ाई की साइकोलॉजी की, और जब वो वापस आए तो उन्होंने उसी साइकोलॉजी की पढ़ाई को सोशल कॉन्टेक्स्ट में, बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लोर किया, एंड दैट्स हाउ साइकोलॉजी बिकेम द साइंस ऑफ बिहेवियर. स्ट्रक्चरलिज्म को प्रोमिनेंटली अपोज किया विलियम जेम्स ने, एंड ही सेड कि द focus of study should not be the structure of consciousness but its function. हम जो सोच रहे हैं उसका फंक्शन क्या है. It was strongly influenced by Darwin's theory of natural selection. इसमें क्या था कि since consciousness is uniquely a human characteristic, it must serve important function for us. Otherwise, it would never have evolved. जैसे डार्विन ने बोला था कि हमें जिन बॉडी पार्ट्स की जरूरत नहीं होती है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं या इवॉल्व होके कुछ और बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिन्स बाद में लेग्स बन गए. उसी तरह से कॉन्शियसनेस का भी कुछ न कुछ रोल होगा हमारे एवोल्यूशन में, और अगर नहीं होता तो वो अब तक खत्म हो चुका होता. विलियम जेम्स के इस व्यू ने साइकोलॉजी को एक एक्सपेरिमेंटल बेंट दिया और टॉपिक्स सच एज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड relative benefits of various educational practices, इन सब के तरफ साइकोलॉजी का फोकस बढ़ा. हालांकि धीरे धीरे ये स्कूल भी फेड हो गया क्योंकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म था. बट इस स्कूल के वजह से एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन जरूर आया साइकोलॉजी में, और एक न्यू फील्ड ऑफ इंक्वायरी विच इज नोन एज एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इसकी तरफ लोगों का अटेंशन गया. एक थॉट ये भी है कि अगर फंक्शनलिज्म को थोड़ा और टाइम मिलता, थोड़ा सा वो और डेवलप हो पाता, तो शायद वो आज जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके लाइंस पर ही होता. बट उसको कुछ क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा जिसके वजह से वो स्कूल ऑफ थॉट बहुत जल्दी खत्म हो गया
और ये जो क्रिटिसिज्म था ये बेसिकली एक नए अप्रोच के वजह से था, विच इज बिहेवियरिज्म. Behaviorism was introduced by John B. Watson in 1913. He said that psychologists should not focus on consciousness or experience, but on behavior. Behavior क्या है? Actions that can be observed and measured, जो हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था. इस फील्ड को फर्दर डेवलप किया B.F. स्किनर ने. He argued that because internal mental states cannot be studied scientifically, they should not be part of psychology. Rather, the field should focus only on overt responses to various stimuli. Our next topic is challenges to behaviorism and the emergence of मॉडर्न साइकोलॉजी. बिहेवियरिज्म को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और फाइनली जो मॉडर्न साइकोलॉजी आज की डेट में जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसे मर्ज हुआ. जब जॉन वॉटसन बिहेवियरिज्म के बारे में बात कर रहे थे उसी वक्त एक और साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड सिगमंड फ्रॉयड, आपने इनका नाम भी जरूर सुना होगा. ही वॉज अ वियनीज साइकाइट्रिस्ट. ये भी रोल ऑफ अनकॉन्शियसनेस and other processes in human behavior and mental disorders के बारे में काफी बातें कर रहे थे और वर्ल्ड ओवर साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट इनके व्यूज में बढ़ता जा रहा था. अनदर चैलेंज जो बिहेवियरिज्म को फेस करना पड़ा 1950s में जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई एंड दे सेड दैट पीपल हैव फ्री विल. बिहेवियरिस्ट का कहना था कि हम कोई भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं. इनफैक्ट एक इंसान जो भी बिहेव करता है, जैसे भी बिहेव करता है, इसलिए क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से वो चीज सीखी है, देखी है. तो एक तरह से उन्होंने ह्यूमंस को एक मशीन के इक्विवेलेंट रखा. बट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंडर ये बोला गया कि ह्यूमंस हैव फ्री विल. हम सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं हमें एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है, वो हमारे ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई वॉयलेंट एक्टिविटी होते हुए देखी और मैंने देखा कि कोई फादर है जो अपने बच्चे को मार रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये सीख जाऊं. इट इज अप टू मी कि मैं वॉयलेंट रोल एक्सेप्ट करना चाहती हूँ या उल्टा मैं ये सीख गई कि ये चीज एक बुरी बात है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो ऐसा नहीं होगा कि अगर मुझे किसी भी काम को करने से पॉजिटिव आउटकम हो तो मैं वो काम जरूर ही करूंगी और अगर नेगेटिव आउटकम होगा तो शायद बिल्कुल भी नहीं करूंगी. ये हम कंफर्म होके नहीं बता सकते हैं. They said that people are strongly motivated by future plans and goals. हो सकता है कि आज की डेट में मैं जो काम कर रही हूँ उसका मुझे पॉजिटिव आउटकम नहीं मिले, फिर भी मैं उसको करूंगी जरूर. क्यों? क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू और जो मुझे फ्यूचर में अपना एक मैंने गोल बनाया है वो इसी के थ्रू अचीव होगा. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है और इन्हीं सेम लाइंस पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने फ्रॉइड के अप्रोच को भी रिजेक्ट किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट्स नॉट आर इनेट अग्रेसिव एंड सेक्सुअल अर्जेस जो हमें कंट्रोल करते हैं. वी कंट्रोल आवरसेल्व्स. गॉड हैज गिवन अस ब्रेन एंड वी कैन थिंक एंड वी कैन डिसाइड कि हमें क्या करना है. जो अल्टीमेट चैलेंज आया वो आया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के वक्त. साइकोलॉजिस्ट ऑलरेडी काफी टाइम से मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे. एंड 1960s के दौरान जब डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स को काफी इम्पेटस मिला तब इन रिसर्चेस को करने के लिए और भी काफी सारे टूल्स अवेलेबल हो गए थे. स्टिमुलाई मेजर करने के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस थे, बायो फीडबैक लेने के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शंस थे. तो काफी सारी ऐसी टेक्निकल चेंजेस आए थे जिसके वजह से हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते थे कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड अ ह्यूमंस माइंड. इनफैक्ट वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये भी हम पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह से हम पता कर सकते हैं. अच्छा, अब जो प्रोसेसेस थे जिनको पहले
अनऑब्जर्वेबल माना जाता था वो अब ऑब्जर्वेबल हो चुके थे। सो बिहेवियरिस्ट का जो ऑब्जेक्शन था कि वी शुड स्टडी ओनली द बिहेवियर दैट इज ओवर्ट, वो ऑब्जेक्शन अपने आप फेड अवे हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम बहुत ही इजीली साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कौन से न्यूरल पाथवेज हैं जो एक्टिव हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो एक्टिव हैं और किस वजह से हमारा बिहेवियर कैसा हो रहा है, क्या हम ज्यादा एंग्शियस हो रहे हैं या हम काम हैं या क्या हमारा इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है। तो वो जो एक टाइम पे जिस चीज को अनऑब्जर्वेबल माना गया था वो सब चीजें अब ऑब्जर्वेबल हो चुकी थी और साइकोलॉजी के दायरे में आ चुकी थी। So finally, modern psychology truly became the science of behavior and cognitive processes. हम जो भी सोचते हैं, फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सब अब साइकोलॉजी के परव्यू में है। इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी एक और मेजर शिफ्ट आया जब हमने ये रियलाइज किया कि कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे लैंग्वेज, सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन एक्सपीरियंस जो प्योर साइंटिफिक वेज से या न्यूरोसाइकोलॉजी से नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते थे। दिस गेव राइज टू अ न्यू फील्ड विच वाज नोन एज सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी। इसमें हमने ह्यूमंस को, उनके थॉट प्रोसेस को एक सोशल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि एक कल्चर से बिलोंग करने वाला बंदा किसी दूसरे तरह से बिहेव करता है, वहीं दूसरी कल्चर से बिलोंग करने वाला बंदा किसी दूसरे तरह से बिहेव करता है। कई ऐसे कल्चर्स हैं जिसमें मेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन कई ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ फीमेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जैसे वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि जो ईस्टर्न कल्चर है वहां पे कलेक्टिविज्म को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया है जिसमें किस तरह से साइकोलॉजी धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है उसका एक छोटा सा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी इन इंडिया, एंशियंट रूट्स एंड मॉडर्न डेवलपमेंट्स। इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, हमारे एंशियंट रूट्स क्या थे, ये मॉडर्न साइकोलॉजी के आने से पहले से ही जो इंडियन लिटरेचर था उसमें साइकोलॉजिकल कंटेंट काफी था। हालांकि हमारे यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ग्रंथ या ऐसा कोई बुक या लिटरेचर नहीं है जो स्पेसिफिकली साइकोलॉजी मनोविज्ञान करके कुछ बनाया गया हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके टॉपिक्स या सब टॉपिक्स बेसिकली ह्यूमन माइंड से रिलेटेड हैं। इंडियन साइकोलॉजी में मेन फोकस दिया गया है सेल्फ रियलाइजेशन एंड एलिविएटिंग सफरिंग को, मतलब खुद को पहचानना और दुखों से बाहर निकलना। द इनर डायरेक्टेड discipline to regulate self process and fostering harmony of mind, body, and spirit seems central to most of the Indian accounts. एक होलिस्टिक और इंटेग्रल विजन को बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। सिर्फ ये नहीं कि हमें एक पर्टिकुलर माइंडसेट पे फोकस करना है या किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे फोकस करना है, फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को एक साथ लेकर चलने का एक तरीका बताया गया है। It emphasizes spiritual transcendence that connects the individual with totality. So basically जो भी फोकस था वो एक स्पिरिचुअल और होलिस्टिक डेवलपमेंट के टुवर्ड्स था। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। It may be noted that the Indian thought system are quite diverse in their orientation. Thus, the thought system of Vedanta, Mimamsa, Samakya, Yoga, processes and mental health. हमारे बहुत सारे टेक्स्ट हैं जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, मीमांसा है, उपनिषद हैं, ब्रह्मास हैं, इन सब में बहुत व्यू पॉइंट से कंटेंट दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली जो बात हो रही है वो हमारे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की हो रही है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ की हो रही है। अब जो इतने सारे इन्वेजन्स हुए हैं बाय टर्किश पीपल, बाय मुगल पीपल, बाय इंग्लिश पीपल, तो उसके वजह से हमारा काफी सारा लिटरेचर लॉस्ट हुआ है, बट आज की डेट में भी हमारे पास काफी कुछ है जिससे कि अगर हम पढ़ें तो हमें मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है बाय H.S. अस्थाना ऑन सम सब्सटैंशिएटिव एंड मेथोडोलॉजिकल इश्यूज।
ये एक बार आप पढ़ लीजिए। ये इग्नू के लिए आज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको पढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी सी नॉलेज एनहांस हो जाएगी। अब आगे देखते हैं इंडियन साइकोलॉजी और क्या बोलता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पर्सन, जीव। द जीव इज ट्रांसपर्सनल, बाउंड बाय ट्रांसकॉग्निटिव स्टेट्स। Person is consciousness embodied. Consciousness as such is irreducibly distinct from material objects, including the brain and mind. और ये बाकी के पॉइंट्स, अब ये इग्नू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इवन CUET में भी इसमें से एज सच कुछ नहीं आएगा। सो एक बार आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एज सच कुछ नहीं है। में साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था 1916 में। उसके बाद कैसे कैसे ये डेवलप हुआ और किन लोगों ने इसको आगे प्रमोट किया, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। अगर कहीं पे भी एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया आता है तो ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। So our next topic will be psychology, its grand issues and key perspective, which I will be continuing in my next video. Guys, I want to say one thing to you. I am also a student of psychology and I'm still learning. And जो भी मैं आपको videos बनाती हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे कहीं पे कुछ error हो जाए, but I do ensure while making my videos कि आप तक कोई भी गलत information ना पहुंचे। अगर मुझे खुद कहीं डाउट होता है तो मैं उसको पहले चेक करती हूँ, डबल चेक करती हूँ, उसके बाद ही आपका वीडियो बनाती हूँ, सो दैट आप तक बिल्कुल 100% सही इंफॉर्मेशन आए। स्टिल अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती रह गई है या कोई बात मैंने गलत एक्सप्लेन कर दी है, गलत बता दी है, प्लीज डू लेट मी नो सो दैट आई कैन करेक्ट इट। और जब और बच्चे आगे देखें तो उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। हैविंग सेड दैट, आई एंश्योर यू कि जो भी मेरे वीडियोस हैं उसमें जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ या जो भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मेरा पूरा ये एफर्ट रहा है कि आपको एरर फ्री और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले। देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से, मेरे वीडियोस बहुत रेगुलरली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, डेली बेसिस पे नहीं मैं अपलोड करती हूँ वीडियोस को, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें चल रही हैं, मैं और भी बहुत चीजों में इन्वॉल्व हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। बट बी अश्योर्ड, आपके लिए ये वीडियोस धीरे धीरे करके मैं बनाती रहूंगी एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ योर सिलेबस एज क्विकली एज पॉसिबल। और मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी में कोई वीडियो बनाने के चक्कर में मैं आपको कुछ गलत बता दूं, इसलिए मैं आई टेक माय टाइम और मैं धीरे धीरे करके जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकूं। स्टिल अगर आपको किसी टॉपिक में कोई स्पेसिफिक डाउट है, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक दैट टॉपिक सेपरेटली टू एक्सप्लेन। And if you are liking my videos, then I will request you to share it with others also so that they can also benefit from it. And please do like my videos because they tell me that you are liking my content and I am going the right way. So stay healthy and blessed till we meet next. Thank you so much and bye-bye.